हेलो हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज जो मैं आपको कराने वाली हूँ वो आपके सिलेबस में जो कहूँगी कि बच्चों को मोस्टली क्या है, ये चैप्टर थोड़ा सा टफ लगता है। चैप्टर के बारे में अभी नहीं बता रही हूँ, पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमने जो एक सीरीज शुरू की थी, जो हम डेली बाय डेली हम करने जा रहे थे। हमने क्या किया था, हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर या फिर कोई भी हमने जो टॉपिक स्किप करा दिया था या कोई ऐसा टॉपिक था जो रह गया था, उन सभी टॉपिक्स को मैंने एक वीडियोस बना के न्यू हमारा जो टाइप्स था, जितने भी चैप्टर्स थे, जितने भी पैटर्न रह गए थे, उन्हीं सभी पैटर्न्स को स्टार्ट किया था ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने आपको सभी चैप्टर लगभग करा दिए थे। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर करा दिया यूनिट एंड मेजरमेंट, सेकंड करा दिया फोर्स एंड मोशन, थर्ड करा दिया वर्क एनर्जी एंड पावर। ये सारी के सारे चैप्टर मैं आपको करा चुकी थी। रोटेशनल मोशन हमारा हो चुका था। अब जो हम करने जा रहे हैं वो हमारा लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चैप्टर बच्चों को थोड़ा सा टफ इसलिए लगता है क्योंकि ये एक लोता चैप्टर है जिसमें हमारी थ्योरी थोड़ी कम होती है, हमारे न्यूमेरिकल्स थोड़े ज्यादा आते हैं। थ्योरी का इसमें याद करने का ऐसा कुछ है नहीं। जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको नई नई टर्म्स देखने को मिलती हैं, नई नई आपको डेफिनेशंस मिलेंगी। उन सभी डेफिनेशंस में एक डिफरेंट डेफिनेशन के साथ आपको एक नया फॉर्मूला भी याद करना पड़ता है। और आप लोग तो जानते हैं, नया फॉर्मूला मतलब एक नया न्यूमेरिकल, और एक फॉर्मूले पे बहुत सारे पैटर्न बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही इस चैप्टर का है। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको देखने को मिल जाएंगे। स्ट्रेस होगा, स्ट्रेन होगा, हुक्स लॉ होगा, यंग मॉडुलस होगा, बहुत सी ऐसी डेफिनेशंस होंगी जिनमें डेफिनेशन थ्योरी के साथ साथ आपको फॉर्मूलाज भी देखने को मिल जाएंगे। अब ये बात तो आपको पक्का ध्यान में आ गई होगी कि मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ, किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले आपको उस न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो भूल जाइए कि आप उस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी फॉर्मूला पे सिर्फ कोई एक पैटर्न नहीं होता, कोई एक टाइप नहीं होता, उस पर बहुत सारे टाइप बन जाते हैं। क्योंकि जब आप किसी भी फॉर्मूला को चेकआउट करते हैं तो आप उसको डिफरेंट वे में स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमने कहा वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन आपको क्वेश्चन में फोर्स दिया ही नहीं है, मास एक्सेलरेशन दिया है, तो आप क्या कह देंगे कि हम उसको चेंज कर देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन में। तो ऐसी बहुत सी टर्म्स होती हैं कि आपको क्या करना पड़ता है, उस पर ध्यान देना पड़ता है। और ये चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपको कंप्लीट फिजिक्स के पैटर्न के बारे में अच्छे से पता होगा कि आप किसी भी, मान लीजिए किसी भी चीज को जब आपको थोड़ा सा स्प्लिट करना हो, थोड़ा डीप जाना हो, तो वो कैसे करते हैं। और मैं यहाँ पे यही कोशिश करा रही हूँ कि जितने भी पैटर्न्स बनते हैं, जितने भी टाइप्स बनते हैं, उन सभी को वन बाय वन मैं आपका क्लियर करती जाऊँ। तो आइए अब बात करते हैं हमारा जो चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल दे देती हूँ। एग्जैक्टली इस चैप्टर में हमें करना क्या है, इस चैप्टर में है क्या, और कैसे आपको ये फॉर्मूला सोल्व करने हैं। देखिए, नाम से ही पता लग रहा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब ये मैटर क्या होता है, इस चीज के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। कोई भी चीज जो कोई भी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, उसका कुछ ना कुछ मास होता है, वो हमारा मैटर होता है। मेरे हाथ में लिया हुआ कोई भी ये चौक, मैं खुद, हमारे आसपास के एयर, कोई भी जो आप चीजें देख रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में, वो सभी मैटर में आती हैं। तो कहने का मतलब क्या है, तो ये प्रॉपर्टीज कहाँ से आ गई, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कहाँ से आ गया। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा डीपली स्टडी करते हुए जाना है कि मैटर की प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि जब आप देखते हो तो आपने जनरली पढ़ा है, जो मैटर होता है, कोई भी मैटर आप ले लीजिए, वो हमारा 3 स्टेट में होता है। कौन कौन सा होता है? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है ना। अब इन सब की ना अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। हम जब चैप्टर को अलग अलग डिवाइड करके देखेंगे तो हमें पता लगेगा। हम एक बार सॉलिड के बारे में बात करते हैं, देन उसके बाद फ्लूइड के बारे में बात करते हैं। फ्लूइड में हमारी दोनों चीजें आती हैं, गैस भी आता है और लिक्विड भी आता है। तो जनरली जब हम बात करते हैं सॉलिड के बारे में, तो हम सॉलिड की प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, एक ऐसा मैटर होता है जिसकी एक डेफिनेट शेप होती है, एक डेफिनेट साइज होता है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है। अगर मैं इस डस्टर को उठा के यहाँ रखूंगी तो भी इसका साइज वो ही रहेगा, वॉल्यूम उतनी ही होगी, शेप भी उतनी होगी। अगर मैं इसको उठा के यहाँ ले आऊंगी तो भी, कहीं भी रख दो इसको, इसकी शेप, साइज, वॉल्यूम हमेशा सेम होने वाली है। बट अगर मैं बात करूं लिक्विड के बारे में, तो आप लोग जानते हैं जब भी लिक्विड को किसी एक
दूसरे प्लेस में, या फिर मैं कहूँ किसी एक वेसल से दूसरे वेसल में रखा जाता है, तो वो अपनी शेप को चेंज कर देता है, वॉल्यूम को चेंज कर देता है। अगर एक गिलास पानी को कटोरी में डालोगे या किसी भी प्लेट में डालोगे, दोनों में उसकी शेप अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड की, फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना साइज और शेप को उस जिस शेप के बर्तन में आप उसको डालोगे उस पे रिगेन कर लेगी। तो हमें जो ये चीजें हम पढ़ते हैं ना, साइज, शेप, वॉल्यूम, एरिया, ये सब एक मैटर की प्रॉपर्टी में आते हैं। तो मैटर मैंने आपसे कहा सॉलिड, लिक्विड, गैस, हमारा कोई भी मैटर हो सकता है, किसी की भी प्रॉपर्टी के बारे में आप जान सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग सॉलिड की अलग अलग प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। तो वन बाय वन मैं आपको थोड़ा सा रिगेन करा देती हूँ, रिकॉल करा देती हूँ। तो सॉलिड की जब हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है इलास्टिसिटी। अब ये इलास्टिसिटी क्या होता है? आपने देखा होगा, ये चीज आपने बहुत बार नोटिस भी की होगी, ऐसी कोई अलग से चीज नहीं है कि जब कोई आप ऐसी चीज लेते हो, मान लीजिए कि आप किसी भी चीज को स्ट्रेच कर रहे हो या उसको कंप्रेस कर रहे हो, तो अगर वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाती है, अपनी जो शेप है उसको रिगेन कर लेती है, तो इलास्टिसिटी होती है ऑब्जेक्ट की। फॉर एग्जाम्पल, ये स्पंज आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो, अगर मैं इसके ऊपर कंप्रेशन फोर्स लगाऊं, क्योंकि अगर मुझे इसको कंप्रेस करना है तो मुझे इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मैं इसको कंप्रेस करूं तो देखिए ये अपने साइज को क्या कर रहा है, बिल्कुल स्मॉल कर रहा है और मेरे हैंड में आ गया। लेकिन जैसे ही मैं अपना फोर्स, जो कंप्रेशर फोर्स है जो मैं स्पंज पे लगा रही हूँ, अगर मैं उसको हटा दूं, जो मेरा अप्लाइड फोर्स है उसको मैं क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, तो आप देखते हैं ये अपनी साइज और शेप में दोबारा से वापस आ गया। आप देख सकते हैं, है ना? जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाती हूँ तो ये अपने साइज को, शेप को क्या कर लेता है, डिक्रीज कर लेता है ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ती हूँ ये अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है। तो इलास्टिसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है कि जब आप किसी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो वो तब तक तो कैसे रहेगा, वैसा जब तक आप फोर्स लगा रहे हो, लेकिन जैसे ही आप अप्लाइड फोर्स को रिमूव कर देते हैं वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है, अपनी शेप और साइज क्या कर लेता है, रिगेन कर लेता है। तो ये होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी जो होती है उसके ऊपर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होता है जिसको बोलते हैं हम हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बोलता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। याद कर लो, कहीं भी पूछा जा सकता है, इससे कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, या फिर क्या पता किसी न्यूमेरिकल में इसका यूज हो जाए। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जब आप इस डायरेक्टली के साइन को हटाते हो तो एक कांस्टेंट आ जाता है के। ये आपका कौन सा है? हुक्स लॉ कांस्टेंट बोल सकते हो, या फिर आपका जो आपका मन करे वो बोल दो, ओनली कांस्टेंट में बोल सकते हो। तो यहाँ पे के आपका क्या हो जाए, कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे एक फोकस करने वाली बात ये है कि ये जो फोर्स होता है ये हमेशा माइनस में होता है। माइनस का फोर्स इंडिकेट कर रहा है कि जो आप लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो डिस्प्लेसमेंट में माइनस साइन पे जा रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जितना तुम लोग फोर्स लगाओगे उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे? मान लो मैंने कोई भी स्प्रिंग ले ली, स्प्रिंग के नीचे मैंने आप किसी भी मास की कोई भी ऑब्जेक्ट को लोड करा दिया और ये ऑब्जेक्ट किधर के साइड आ रहा है, नीचे के साइड आ रहा है। तो ये स्प्रिंग पहले यहाँ तक थी, इस वेट की वजह से स्प्रिंग ओपन होके कहाँ तक आ गई, नीचे तक आ गई, कुछ इस तरह से। और जब ये नीचे तक आती है तो आप देखते हो इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, x। ये डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से हुआ? ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इस मास की वजह से, इस वेट की वजह से। तो हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट की। जितना वेट लगाओगे उतना ही वो नीचे लटकता चला जाएगा। और अगर वो रिगेन कर लेता है अपनी पोजीशन को, जब आप इस वेट को हटाओगे और दोबारा से ये अपनी यहीं पे आ जाए जहां पे था, तो ये होता है इलास्टिसिटी, परफेक्ट इलास्टिक। और अगर ये अपनी पोजीशन में नहीं आता और जैसा आपने वेट को हटाया ये यहीं पे ही रह गया, ये आपकी बॉडी कहलाती है परफेक्टली प्लास्टिक। सुनना ध्यान से, अगर वो अपनी पोजीशन रिगेन कर रहा है तो परफेक्टली इलास्टिक, अगर नहीं कर रहा है, वो लूज ही रह गया है, तो वो हमारा क्या होता है, परफेक्टली प्लास्टिक। तो ये तो था हमारा हुक्स लॉ के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारा जो सॉलिड होता है वो, मतलब हमारे जो फॉर्मूले अब यूज करेंगे ना न्यूमेरिकल्स में, उनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल दे रही हूँ। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो सॉलिड होता है उसके ऊपर हम जब कोई फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी एरिया पे, तो वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, जिसको आप स्ट्रेस बोलते हो। अभी यूज होगा इस न्यूमेरिकल में। कैसे होता है वो देखो, प्रैक्टिकली समझो। ये मेरे पास स्पंज है,
मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, लेकिन किसी एक एरिया पे, आप देख पा रहे हो मैं किसी एक एरिया पे क्या लगा रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ। मान लीजिए इस एरिया पे मैंने फोर्स लगाया, तो इस एरिया पे मैंने जो फोर्स लगाया वो इसका स्ट्रेस बन जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है कि स्ट्रेस क्या होता है आपका, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। कि हमारा जो यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो, जो आप मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हो किसी भी एरिया पे, वो उसका क्या होता है, स्ट्रेस होता है। ठीक है, देन उसके बाद बात करते हैं हम स्ट्रेन की। मैं सीधा टॉपिक पे आ रही हूँ, समझा चुकी हूँ किस तरह से हम किसकी बात कर रहे हैं। अभी हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। सॉलिड में जो आप फोर्स अप्लाई करते हो किसी एरिया पे, आपका स्ट्रेस होता है। फिर हम बात करते हैं स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है कि आपने किसी चीज पे फोर्स लगाया, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, किसी एरिया पे लगाया, तो वो स्ट्रेस बन गया। अब उसके अंदर कितना चेंजमेंट आया, उसकी लेंथ में कितना चेंजमेंट आया, वो हमारी स्ट्रेन होती है। नहीं आया समझ में, इसको समझो कुछ इस तरह से। तो इसको आप कैसे समझेंगे कि जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, ये हमारा होता है ओरिजिनल लेंथ, यानी कि जो हमारी ओरिजिनल लेंथ थी वो कितनी है, यानी कि वो पहले कितना लंबा था। फॉर एग्जांपल ये जो स्प्रिंग थी इसकी लेंथ कितनी थी, इसकी लेंथ थी पहले L, ठीक है। फिर हमने कहा कि कितना चेंजमेंट आया, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। अब ये चेंज इन लेंथ का क्या मतलब होता है, मैंने यहाँ पे वेट अप्लाई किया और ये स्प्रिंग अब मूव करके कहाँ चला गया, यहाँ, तो कितना इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आया dl का। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाता है स्ट्रेन का, वो आपका चेंज हो जाता है किसमें, डेल L बाय L में। तो भाई इसको याद कर लो, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले अब आपके यूज होने वाले हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर फॉर्मूले में कहीं गड़बड़ करोगे तो पक्का एंड पक्का आपका गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं हमारी, जो हमें क्या करनी है, याद करनी होती हैं, जो हमें कंप्लीट करनी है। इसी से ही हमारे फॉर्मूले क्या होंगे, हम यूज करेंगे इन सब फॉर्मूलाज को, और देन उसके बाद हमारे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। अब देखिए, ये तो बात थी स्ट्रेस की और स्ट्रेन की। हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया किसी एरिया पे, तो वो स्ट्रेस हो गया। हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया था, उसकी लेंथ में कुछ ना कुछ चेंजमेंट आया, तो हमने कह दिया वो स्ट्रेन है। लेकिन इन दोनों चीजों को एक साथ कैसे मेजर करोगे, इस जो मेजर करना होता है, जो हमारा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, वो भी हमारी एक वैल्यू होती है। क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे, तो मैं अभी आपको बताना चाहूंगी थोड़ा सा। एक वैल्यू होती है हमारी, वो होती है यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर आप इसको सिंपली बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो मन करे आप बोल सकते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल लीजिए आप इसको, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम शो करते हैं मेनली गामा टाइप एक सिंबल होता है उससे, और इसका फॉर्मूला होता है आपका स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। इसमें मेनली आपसे ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होगा, आपको क्या करना है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन करना है। तो उस कंडीशन में आपको स्ट्रेस की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, एंड देन उसके बाद आपको स्ट्रेन की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट्स मीन स्ट्रेस स्ट्रेन को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, और नीचे क्या हो जाएगा, डेल L बाय L। जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया L बाय डेल L। ये आपका फाइनली एक रिजल्ट निकल के आता है, जिसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको आप यहाँ पे यूज करेंगे। ये 3 फॉर्मूलाज हैं जो आज मैं इन दोनों न्यूमेरिकल्स में यूज कराने वाली हूँ। सारे एक साथ नहीं बताऊंगी, भूल जाओगे। सिर्फ अभी आपको सिर्फ 3 ही फॉर्मूले याद करने हैं। 3 फॉर्मूले अगर आप याद कर लेते हो, तो जो मैं अभी पैटर्न आपको कराने वाली हूँ न्यूमेरिकल्स का, वो पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। उस पैटर्न के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो कैसे याद करोगे, सबसे पहला स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस आपको याद रखना है। जैसे प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, वही आपका क्या होता है, स्ट्रेस होता है। यूनिट याद कराने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है, क्योंकि आपको पता है न्यूटन फोर्स की क्या होती है, यूनिट, और मीटर स्क्वायर क्या होता है, एरिया का। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ। किसी भी न्यूमेरिकल में लास्ट में यूनिट लिखना मत भूलना। बेशक सोल्व कराने के बाद मैं लिखना भूल जाऊं, पर आपको नहीं भूलना है। इवन आपको तो कमेंट करके बोलना है, मैम आप इस क्वेश्चन में ना यूनिट लिखना भूल गए थे, देखो हमने लिख दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि बच्चे समझ रहे हैं, उनके समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली उनको कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट हो गई। यूनिट के डेफिनेटली आपके हाफ मार्क्स होते हैं। यूनिट नहीं लिखोगे एग्जाम में, हाफ मार्क्स भूल जाना न्यूमेरिकल में, ठीक है।
दूसरा बता दूं स्ट्रेन के बारे में, स्ट्रेन की यूनिट बताओ मुझे। चलो देखते हैं किस बच्चे ने कितना ध्यान दिया है क्लास में, कितना बता सकते हैं, कितना उनको याद है। देखते हैं आप, बताओ तो फिर इसका आंसर, इसकी यूनिट कितनी आएगी, कोई बता सकता है इसकी यूनिट कितनी आएगी। अब जिन बच्चों ने ध्यान दिया है और बिल्कुल एक्यूरेट ध्यान दिया है, उन बच्चों को पता है मैम ये भी लेंथ और ये भी लेंथ, इसकी भी मीटर और इसकी भी मीटर, ये तो आपस में कट गई। यानी कि स्ट्रेन पूरे चैप्टर की ऐसी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई भी यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस होता है ये, ठीक है। अब अगर बात करें हम लोग किसकी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, तो आप देखते हैं अगेन स्ट्रेन की तो कोई यूनिट है नहीं, तो ये वाला पार्ट तो आपका कैंसिल हो जाता है। जो टोटल यूनिट आपकी आएगी वो किसकी आएगी, फोर्स और एरिया की आएगी, सिंपल सी बात है। तो हमारा फोर्स अपॉन एरिया का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो भाई ये वो पैटर्न और वो सारी चीजें थी जो आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले हैं आपके, ये तीनों के तीनों फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, क्योंकि अगर ये याद नहीं हुए तो भूल जाओ कि आप लोग न्यूमेरिकल्स कर पाओगे, है ना। और न्यूमेरिकल्स तो करना ही है, क्योंकि इस चैप्टर में है ही क्या, इस चैप्टर में जो आने की पूरी संभावना है, जो पॉसिबिलिटीज होंगी वो टोटली एंड टोटली होंगी आपके न्यूमेरिकल्स पे। तो इस चैप्टर पे क्या आ सकता है, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, फॉर्मूले पूछ सकते हैं, डेफिनेशन पूछ सकते हैं। और डेफिनेशन में बता दूं, डेफिनेशन में थ्योरी के साथ साथ आपको फॉर्मूले भी लिखने पड़ेंगे। तो अच्छा है ना कि डेफिनेशन के लिए फॉर्मूले याद करो या न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले याद करो। फॉर्मूले याद करना तो आपका कंपल्सरी है ही, ठीक है। तो पैटर्न देख लिया है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। सिर्फ अभी एक ही पैटर्न के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस के बारे में और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में, जो कि हमारा क्या होता है, डिवीजन होता है, रेशियो होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का। तो अब हमें एग्जैक्टली क्या करना है, जो भी हमारे यूज होने वाली चीज है वो तो हमने अच्छे से देख ली। अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हमारे जो ये मैंने सामने जो न्यूमेरिकल्स लिए हैं वो न्यूमेरिकल्स हमें किस तरह से सॉल्व करने हैं। क्योंकि हम लोग पैटर्न देख ही क्यों रहे थे, हमने वो सारे के सारे फॉर्मूले देखे ही क्यों हैं, क्यों चेकआउट किए हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्टली इन फॉर्मूलाज में उन पैटर्न्स को फॉलो कराना है। तो आइए चलिए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन उससे। फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को देखेंगे। स्टेटमेंट देखने के बाद जो भी हमारी गिवन वैल्यूज होंगी, हमारी गिवन वैल्यूज देखेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे अपना न्यूमेरिकल। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलो, सबसे पहले बोला गया है मेटल वायर 75 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो गिवन में जो सबसे पहले आपको वैल्यू दी गई है, वो वैल्यू दी गई है आपको मेटल वायर की लेंथ। सो आप लिखिए लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द मेटल वायर। अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती तो बता सकते हो, ऐसे मैं चेंज नहीं कर सकती हाँ, पर फिर भी बता दिया करो, थोड़ा साफ लिखने की कोशिश तो मैं पक्का कर सकती हूँ, इतना तो मेरी है बस में, ठीक है। तो इतना हमारा क्या दिया हुआ है, इतना हमारा लेंथ दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं। एंड 0.130 सेंटीमीटर इन डायामीटर। तो डायामीटर कितना दिया हुआ है, डायामीटर ऑफ द मेटल वायर। तो मेटल वायर का डायामीटर आपको गिवन है 0.130 सेंटीमीटर। ओके डन। नेक्स्ट बोल रहा है डायामीटर स्ट्रेचेस 0.035 सेंटीमीटर। स्ट्रेस हो रहा है, तो बोल रहा है व्हेन ए लोड ऑफ 8.0 kg। क्या बोला गया है, आप देखिए इस चीज को थोड़ा समझना। डायामीटर इतना दिया गया है, लेंथ अभी हमें कोई गिवन है, लेंथ हमें 75 गिवन है, और स्ट्रेच करने मतलब हम उसको खींच रहे हैं। अभी मान लीजिए कि ये खींचेगा तो नहीं, लेकिन मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी स्प्रिंग या कोई वायर है और हम इसको ऊपर नीचे खींच रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ज्यादा नहीं आता है। तो वो जो डिफरेंस आ रहा है यानी कि डेल एल जो हो रहा है, कैसे समझोगे। मान लीजिए कि ये आपके पास कोई भी एक वायर थी, इसके ऊपर वेट लगाया है, देखिए वेट भी दे रखा है 8.0। तो पहले मैं मास ही लिख देती हूँ, जो वेट है, जो मास है वो है आपका 8.0 kg। जब इतना जो वेट लगाया गया इस पे, तो पहले जो इस वायर की लेंथ थी वो थी L, ठीक है। जब इस वेट को इस पे लटका दिया गया, लोड करा दिया गया, तो ये जो स्प्रिंग थी वो अब चली गई बहुत नीचे, कुछ इस तरह से।
तो बेटा ये जो डिफरेंस आया इसको बोलते हैं डेल एल। ये स्ट्रेच की वजह से आया है, खिंचने की वजह से आया, नीचे खिंच रहा है ना। सोच के देखो, आपको अगर किसी एक मान लीजिए रोड से लटका दिया जाए तो आपकी जो बॉडी है उसकी मसल्स, हमारी बॉडी की मसल्स क्या करती है, स्ट्रेच होने लग जाती हैं। बच्चों को बहुत लटकाया जाता है ताकि उनकी हेल्थ तो बोल रही हूँ, हाइट इंक्रीज हो जाए। तो हाइट इंक्रीज करते हैं ना, तो डेल एल का डिफरेंस आता है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो वैल्यू स्ट्रेचेस के बाद दी हुई है, ये एक्चुअली आपकी डेल एल की वैल्यू है। तो आप बोल सकते हो चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ या चेंज इन ओरिजिनल लेंथ, कुछ भी लिख सकते हो। ये आपकी डेल एल है और वो आपको कितनी दी गई है, 0.35 सेंटीमीटर। मैं आपको इस बात की श्योरिटी देती हूँ, जब आप इस तरह से न्यूमेरिकल को एग्जाम में करके आओगे ना, इतना गजब मार्क्स देंगे ना टीचर, कोई मजाल ही नहीं है कि वो आपका हाफ मार्क्स भी कट कर ले। ऐसे अगर डायग्राम के थ्रू समझा के आओगे ना कि पहले इसकी लेंथ एल थी जो कि कितनी थी, 75 सेंटीमीटर, फिर ऐसे मास कितनी वेट लगाया उसने, 8.0 का वेट लगाया, डेल एल का डिफरेंस आया, डेल एल भी आपको ऑलरेडी गिवन है 0.035। तो इस तरह से जब आप डायग्राम के थ्रू समझा के आओगे ना, एग्जामिनर के माइंड में एक चीज तो छप जाएगी, क्या कि बच्चे को पक्का आता है, नॉलेज है भरपूर, भर भर के नॉलेज है बच्चे के माइंड में। तो जब आप एक किसी भी चीज को इस तरह से मेंशन करके आओगे ना, इस तरह से जब आप उसको लिख के आओगे, तो इस बात की श्योरिटी तो मैं आपको दे सकती हूँ कि एग्जामिनर ना खुश होके, बल्कि जब वो आप अगर 1-2 पेज 3-4 पेज बहुत अच्छे से लिखते हो ना, फिर उसके बाद एग्जामिनर के माइंड में ना सेट हो जाता है, भाई बच्चा इंटेलिजेंट है, बच्चा समझ के कर रहा है, अपनी नॉलेज से कर रहा है, सिर्फ उसने रट्टा नहीं लगाया हुआ है, हर चीज को समझा है, तभी वो डायग्राम बना रहा है, तभी इतनी साफ सफाई से सारी चीजों को लिख रहा है। तभी मैं आपको बार बार बोलती हूँ, चीजों को ना थोड़ा सा साफ सफाई से करना सीखो, अटेंटेशन बहुत ज्यादा मायने रखती है, ठीक है। तो हमने ये सब देख लिया। देन उसके बाद मैंने बता दिया आपको, सबसे पहले लेंथ दी गई है, लेंथ कितनी थी, 75, डायमीटर के कितना मोटा है, ठीक है। फिर उसके बाद डायमीटर दे दिया, मास दे दिया, चेंज इन लेंथ दे दिया। बोल रहे हैं हैंग ऑन द एंड, फाइंड स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड यंग्स मॉडुलस फॉर मटेरियल ऑफ द वायर। हाँ जी, तो मैंने बोला था ना, क्या बोला था कि आपको सबसे पहले कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा, अभी अभी जो मैंने आपको सिखाया है ना, थोड़ी देर पहले फॉर्मूले कराए थे, पहले स्ट्रेस निकालो, स्ट्रेन निकालो, फिर आपको यंग्स मॉडुलस निकालने के लिए दे देंगे स्ट्रेस बाय स्ट्रेन करके। तो ये वही तो क्वेश्चन है, आपको पहले बोला है कि सबसे पहले तो स्ट्रेस निकालो, फिर स्ट्रेन निकालो, फिर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालो। तो है ना इजी, है कि नहीं। तो भाई ये काम है आपका, देख सकते हो आराम से, आसान है, इतना मुश्किल तो नहीं कहूंगी मैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रेस निकालो, स्ट्रेन निकालो, और फिर लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको फाइंड आउट करना है हमारा जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है वो। तो आइए चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लेट अस फाइंड आउट स्ट्रेस। तो भाई एक बात बताओ मुझे कि जब आप स्ट्रेस निकालोगे तो स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, सभी बच्चों को पता है, कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं, बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि हमें यहाँ पे निकालना है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है भाई, इतना हमारी भी समझ में आ गया। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, पूरे यहाँ पे जो भी गिवन वैल्यूज आपको दिख रही हैं, क्या इस पूरी वैल्यू में कहीं आपको फोर्स दिख रहा है, कहीं पे भी एरिया दिख रहा है? तो आप कहोगे मैम नो, क्वेश्चन में स्टेटमेंट में हमें कोई भी ना तो फोर्स की वैल्यू गिवन है, ना ही हमें यहाँ पे कहीं पे भी एरिया की वैल्यू गिवन है, तो स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? तो भाई आपको यही तो सिखाना है, यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ, यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर कोई चीज नहीं गिवन हो, दैट्स मीन आपको स्टेटमेंट के डीप में जाना है, फॉर्मूले के डीप में घुसना है, तभी तो कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस। जब आपको वैल्यू गिवन ही ना हो लेकिन आप फिर भी आंसर निकल पाओ, तो आप जानते हो कि फोर्स कहाँ लग रहा है, स्ट्रेस में यहाँ लग रहा है, इस पे, इसकी वजह से, इस मास की वजह से स्ट्रेस लगा,
तभी तो ये नीचे खिंचता हुआ आ गया ना वायर। तो काम फोर्स कौन लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है उसका वेट, है ना। अगर मैं वेट को हटा दूं तो ये स्ट्रेस करेगा ही नहीं और ये वायर नीचे तक जाएगा ही नहीं। दैट्स मीन जो फोर्स होता है वो वेट के क्या है? इक्वल। और वेट क्या होता है? वेट होता है हमारा mg, होता है नहीं होता है? ए होता है ma, लेकिन यहाँ पे नीचे की तरफ आने की बात कर रहा है तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो चेंज हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। तो बेटा यहाँ से आप जो फोर्स निकालोगे वो निकालोगे mg से। समझ में आई बात? और एरिया क्या होता है? ये जो वायर है ये सिलिंड्रिकल टाइप होता है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अब आप कहोगे कि ठीक है पाई की वैल्यू तो हम देख लेंगे, आर कहां से लाए? तो बेटा आपको डायमीटर ऑलरेडी गिवन है, देखो ध्यान से, डायमीटर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो आप यहां से इससे क्या निकाल सकते हो? इससे निकाल सकते हो आप अपना क्या मैम, हम यहां से हमारी जो रेडियस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले निकालते हैं हम हमारा स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स निकालेंगे हम mg से और एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से। mg क्या होता है? मास आपको गिवन है, कितना गिवन है? 8.0। g कितना होता है? g होता है आपका 9.8। ठीक है, नीचे पाई की वैल्यू को फिलहाल पाई रहने दीजिए, r का स्क्वायर। रेडियस निकालो यहाँ से। जब आप इस रेडियस को फाइंड आउट करके देखोगे यहाँ से तो रेडियस लगभग आपकी कितनी निकल के आएगी? यहाँ से निकालो फटाफट से। तो ये रेडियस बताओ मुझे कितनी आएगी? यहाँ से निकालोगे ना रेडियस, डायमीटर से रेडियस चेंज करने के लिए क्या करना होता है? 2 से डिवाइड, यही करते हो। तो जब आप यहाँ 2 से डिवाइड करोगे और ये आपको सेंटीमीटर में गिवन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये आपको किस में गिवन है? सेंटीमीटर में गिवन है। तो आपको चेंज करना पड़ेगा ना, तो यहाँ से हटाओ 1 2 3, ये आपने यहाँ पे 3 0 क्या कर दी? पुटअप कर दी। एक 0 से एक 0 आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। जब इसको काटोगे तो ये लगभग 2 पे कितना जाएगा? 6.5 पे। और आपकी 10 की पावर कितनी आएगी? 10 की पावर आएगी आपकी 4, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज भी तो करोगे। तो आपके पास रेडियस लगभग इतनी आ जाएगी। तो कितनी आएगी? 6.5 इंटू 10 रेज की पावर 4, उसका भी स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर है। ध्यान से देख लेना, इस गलती को मत करना। कई बार ऐसा हो जाता है हम रेडियस तो पुट कर देते हैं बट भूल जाते हैं कि ऊपर आर का स्क्वायर है। तो हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की है उसका भी क्या होगा? आर का स्क्वायर होगा, यानी कि जो भी आपकी वैल्यू आई है ना उसका आप क्या करोगे? स्क्वायर करोगे, तब जाके आपका क्या आएगा? आंसर। तो बेटा जब आप इस वैल्यू को सोल्व करोगे ऊपर वाली को, mg वाली को, तो वो लगभग आपकी कितने इक्वल आएगी? 78.4। ये ऊपर वाली वैल्यू की बात कर रही हूं मैं। और जब आप नीचे वाली वैल्यू को सोल्व करोगे 6.5 इंटू 10 रेज की पावर 4 इसका स्क्वायर। तो मैं 30 सेकंड देती हूँ, फटाफट से इसको सोल्व करके और फिर मुझे बताओ, करो जल्दी से। मैं नहीं कर रही, बताओ कितना आया। जब आप फोर्स अपॉन एरिया की सारी वैल्यूज को कंप्लीटली सॉल्व आउट करके दिखाओगे तो मुझे बताइए कि आपका जो लास्ट रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा। तभी तो करोगे ना इसको, बताओ जल्दी से कितना आएगा इसका। तो हम इस सबको सॉल्व करेंगे तो आप इसको खुद से एक बार सॉल्व करके देखेंगे। आप सिर्फ मेरे ऊपर नहीं रहेंगे, क्योंकि सिर्फ मेरे ऊपर रहोगे तो आंसर पक्का गलत कर दोगे, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है मैं गलत कर रही हूँ, बट आपको खुद से भी एक बार करने की थोड़ी सी कोशिश करनी है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो लगभग आपकी जो वैल्यू आती है वो आती है 5.91 10 रेज की पावर 7। तो ये तो हमने अभी क्या निकाला? हमारा स्ट्रेस। लेकिन ओनली स्ट्रेस नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि आपको निकालना है स्ट्रेस, देन उसके बाद निकालना है स्ट्रेन, देन उसके बाद आपको यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है, ठीक है। तो सब अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे इसका स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है? ज्यादा टफ नहीं है, वो होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो भाई चेंज इन लेंथ तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, कितना? 0.035 और नीचे हमारा कितना गिवन है? 75। तो जब आप इसको सॉल्व आउट करके देखोगे, इसका जब आप फाइनल रिजल्ट निकाल के देखोगे तो ये लगभग जब हमारा सॉल्व होगा तो ये हमारा कितना होगा? 0.07 इंटू 10 रेज की पावर -4। लगभग इतनी वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास हमारा स्ट्रेन, ये आ गया हमारे पास हमारा स्ट्रेस। देन अब हम निकालेंगे क्या? हमारा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आप इसको कंप्लीट लिखेंगे
मेरी तरह नहीं लिखोगे। और ये क्या होता है, ये होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यानी कि आपके स्ट्रेस की वैल्यू को और आपको जो स्ट्रेन की वैल्यू दी हुई है जो आपने फाइंड आउट की है, ये 6 आएगा, वही कभी इसको गड़बड़ कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस हमारा कितना आया, स्ट्रेस हमारा आया कितना, यहाँ पे स्ट्रेस आया 5.91 10⁻⁷, और यहाँ पे जो स्ट्रेन आया वो आया 6.67 10⁻⁻⁴। अब फटाफट से इसको सॉल्व करो, आंसर निकालो, मुझे बताओ कितना आएगा, जल्दी करो। तो इसका आंसर आपका लगभग जो आएगा वो आएगा 1.27 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट ना भूलें, क्योंकि हमारे यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो हम किसकी यूनिट यूज करते हैं, हम यूज करते हैं स्ट्रेस की, और स्ट्रेस की यूनिट कितनी होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो भाई ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल को बड़ा ही ध्यान से करना है, बहुत ही सावधानी से करना है। एक एक वैल्यू को सबसे पहले आप लिखेंगे, जो भी आपके स्टेटमेंट में क्वेश्चन में आपको जो भी वैल्यूज दी गई हैं पहले आप उसको नोट डाउन करेंगे, देन उसके बाद डायग्राम बता दो। अगर तुम्हारे डायग्राम आपके समझ में आ रहा है ना, ये समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में किसको स्ट्रेच किया गया, कैसे किया गया, कैसे सारा सिस्टम हुआ है, तो अगर डायग्राम आ रहा है तो डायग्राम तो परफेक्ट है। मतलब डायग्राम से अच्छा समझाने की कोई चीज नहीं होती है, डायग्राम सबसे बेस्ट होता है। तो अगर डायग्राम से समझा सकते हो देन बेस्ट एंड बेस्ट है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल था वो। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। इसमें भी कुछ अलग से करना नहीं है, अभी सिर्फ जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बताए हैं, क्वेश्चंस कराने से पहले जो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट कराए थे उनसे रिलेटेड ही न्यूमेरिकल अभी करा रही हूँ। जब मैं अलग पैटर्न के कराऊंगी तो उनके कॉन्सेप्ट भी मैं आपको अलग से कराऊंगी, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट को समझाना जरूरी होता है। सीधा अगर मैं न्यूमेरिकल को लिखूंगी स्टेटमेंट और खुद से सॉल्व करने लग जाऊंगी, बैठे रह जाओगे वहीं पे, ठीक है। तो अगर मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी है कि मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊं या कोई भी पैटर्न कराऊं, कुछ भी कराऊं, मैं आपको सबसे पहले आपको बताऊं कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैंने क्यों इसको यंग मॉड्यूलस को स्ट्रेस बाय स्ट्रेन किया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ये हमारी फिजिक्स में आया हुआ है, ये हमारे चैप्टर का मेन पार्ट है। तो मुझे सबसे पहले उसको एक्सप्लेन करना होगा, देन उसके बाद ही मैं उसको अपने लिए अप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि अगर आपको ही नहीं आएगा तो फिर मेरा कराने का तो फायदा है ही नहीं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करें सेकंड न्यूमेरिकल को करना। तो सेकंड न्यूमेरिकल में भी आप सेम यहाँ पे काम करोगे। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है, स्टेटमेंट में जो भी हमारी गिवन वैल्यूज होंगी उसको लिखोगे, देन उसको सोल्व करेंगे हम लोग, हमारे जो भी हमने पैटर्न्स में सीखा था, जो भी हमारे कॉन्सेप्ट में सीखा था उनको अप्लाई करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूमेरिकल, सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में हमें क्या बोला गया है, सॉलिड सिलिंड्रिकल स्टील कॉलम इज 6.0 मीटर लॉन्ग। तो भाई जो सबसे पहले आपको लेंथ दी गई है, तो लेंथ ऑफ सॉलिड सिलिंड्रिकल स्टील कॉलम कितनी दी गई है, वो दी गई है 6.0 मीटर। यूनिट देखते हुए चलना। आगे बोल रहा है एन 9.0 सेंटीमीटर इन डायामीटर। सो डायामीटर ऑफ, सीधा बोल दो सिलेंडर, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। कितना दे रखा है, 9.0 सेंटीमीटर। अब एक बात आपको अगर यहाँ पे पता लग गया हो कि रेडियस चाहिए होती है हमें तो मेन न्यूमेरिकल में, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रेडियस। याद रखना डायमीटर मतलब रेडियस का नाम ले आए। तो फिर बोले व्हाट विल बी द इंक्रीज इन लेंथ। समझो डेल पूछा है, कितना इजी क्वेश्चन है। सिर्फ डेल पूछा है कि डेल कितना होगा, कैरिंग ए लोड ऑफ, आपको मास भी यहाँ पे गिवन है, मास आपको दिया हुआ है यहाँ पे 80,000, बहुत वेट है भाई, बहुत ज्यादा। और यंग मॉडुलस की भी आपको वैल्यू दी गई है जो कि है आपकी 1.9 10⁻11 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये आपको कुछ देख लीजिए अच्छे से, एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। ये सारी की सारी वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। मैंने अपनी तरफ से कोई भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा है, सिंपली जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है मैंने उसी को ही लिखा है। ओके, तो देख लीजिए अच्छे से, क्या स्टेटमेंट आपकी समझ में आ रही है, ये सिस्टम समझ में आ रहा है कि किस तरह से मैंने सारी वैल्यूज को लिखा है। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्या सॉल्यूशन करेंगे अब हम।
तो देखो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल कॉलम। तो भाई एरिया क्या होगा बता रखा है, पाई आर का स्क्वायर होगा, याद रखना है। एरिया निकाल रहे हो तो पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखो, आर का स्क्वायर निकालना है और आप आर निकालोगे रेडियस से, है ना। देखो ध्यान से, आपको डायमीटर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो डायमीटर दिया हुआ है, दैट्स मीन आपको सबसे पहला काम तो क्या करना है कि आपको जो डायमीटर गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है, जबकि बाकी की अगर आप सारी यहाँ पे यूनिट्स को चेक करोगे वो सभी आपकी एसआई में है। तो सबसे पहले बात तो दिमाग में जो इसको देख के, मतलब इस स्टेटमेंट में जो भी गिवन वैल्यूज हैं उन सभी गिवन वैल्यूज को देखने के बाद जो सबसे पहले माइंड में मतलब जो माइंड में आना चाहिए वो ये आना चाहिए, भाई गड़बड़, पूरी गड़बड़ है। सबसे पहले तो सेंटीमीटर को किस में चेंज करोगे, मीटर में। तो चेंज करोगे तो नीचे कितना आ जाएगा तुम्हारा 100, आएगा नहीं आएगा। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग आएगा 0.05 मीटर। तो ये आपके यहाँ पे निकल के आती है रेडियस, जो कि हमने डायमीटर से निकाली है, जो डायमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन था। क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन में एरिया चाहिए तो वो एरिया हमारा आएगा रेडियस से, रेडियस हमें डायमीटर से मिलेगी। तो जब आप इसको करोगे तो कितना आएगा 0.045 और इसका भी स्क्वायर। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था, कई बार जब हम लोग करते हैं ना क्वेश्चन को तो भूल जाते हैं कि एरिया में आर का स्क्वायर होता है, सिर्फ वैल्यू नहीं रखनी है, इसको सोल्व भी करना है। तो क्या ध्यान देना है यहाँ पे, हमें ये ध्यान देना है कि जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये चीज ना भूल जाएं कि आपकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे पाई की वैल्यू रखोगे, कोई भी रख सकते हो, 22/7, 3.14, जो मन में आए वो रखो। जब आप इसको लगभग सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 6.36 × 10⁻³ ये आपका क्या आएगा, एरिया निकल के आ जाएगा। और एरिया होता किस में है, एरिया होता है हमारे मीटर स्क्वायर में, तो यूनिट हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें क्वेश्चन में एग्जैक्टली बोला है कि आपको फाइंड आउट करनी है डेल एल। बाकी आप देख सकते हैं लेंथ आपको ऑलरेडी कहाँ पे गिवन है 6.0, तो लगभग सब कुछ आपको गिवन है, आपको सिर्फ डेल एल फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करोगे, आपको पता है हमारा जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो होता है हमारा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ध्यान से देखना, ये हमारा होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो अगर ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है तो ये स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है, ये होता है चेंज इन लेंथ बाय लेंथ। तो इसको जब मैं सॉल्व करती हूँ ये आता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया और लेंथ बाय डेल एल। तो ये तो हमें दे रखा है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू गिवन है, फोर्स गिवन नहीं है पर निकाल सकते हैं, मास हमें दिया हुआ है, एरिया हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ही लिया है, लेंथ हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन ही है, हमें क्या निकालना है, डेल एल। तो कैसे निकालोगे, देखो y = दिया हुआ है आपको FL/A डेल एल, हमें डेल एल निकालना है। तो डेल एल को तो यहीं पे रखो, इधर ले जाओ और y को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा FL/A और ये यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब आपको पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है mg, क्योंकि वेट की वजह से स्ट्रेस लग रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है, ये हम कर चुके हैं, mg इनटू में लेंथ a और आपका y। तो मास आपका कितना गिवन है, जब हम डेल एल निकालते हैं तो मास हमारा कितना गिवन है, हमारा यहाँ मास है 80,000। देन उसके बाद ग्रेविटी तो आपको पता ही है 9.8, लेंथ ऑलरेडी गिवन है 6.0, एरिया आपका कितना आया 6.36 10⁻³ गामा की वैल्यू यानी कि आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ये रही 1.9 × 10⁻11। तो भाई ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपकी वैल्यूज, ये मैंने यहाँ पे क्या कर दी, पुटअप कर दी। अब यहाँ से आगे का जो भी आपका काम होगा वो मैं आपको नहीं कराऊंगी, इसको आप खुद से करके देखेंगे, खुद से मतलब खुद से करके देखेंगे, सारी वैल्यूज को यहाँ पे सोल्व करोगे, मैं कुछ नहीं कराऊंगी। ये आपका कुछ भी समझो होमवर्क समझो,
टास्क समझो या काम समझो, कुछ भी जो समझना है समझो, लेकिन इस क्वेश्चन का जो लास्ट में आंसर निकालोगे, यहाँ से एक पॉइंट हटाओगे 0 नीचे आ जाएगी, पॉइंट हटाओगे 0 नीचे आ जाएगी, तो लगभग कितना होगा 11 3 14, और यहाँ से भी आप 0 हटाओगे यहाँ से 2 तो ऊपर चली जाएगी। तो कहने का मतलब लगभग काटने पीटने के बाद आपकी कितनी आएगी, अच्छे से सॉल्व करना, 3 4 और 3 11, ये तो लगभग 10 रेज़ की पावर 4 आएगी आपकी, 4 या 3, जब आप इसको निकालेंगे 4 आएगी। आप इसको चेक करो और फिर उसके बाद मुझे आंसर निकाल के दिखाओ, मुझे कमेंट करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। तो अच्छे से इसको देखना, इसको खुद से एक बार करके देख लेना, बहुत गजब का न्यूमेरिकल है, किसी भी वैल्यू को कहीं से भी ले जाके हमें कुछ भी पूछ सकता है। और ये चीज मैंने जब आपको न्यूमेरिकल्स कराना स्टार्ट किया था तब मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि जब भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप ये देखा करो हमारा मेन फॉर्मूला क्या है और आपके पास कितनी फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसमें कितनी है 1 2 3 4 5 फिजिकल क्वांटिटी है और आपको 4 फिजिकल क्वांटिटी ऑलरेडी गिवन है, 1 2 3 4 गिवन है। तो फिफ्थ आपसे कुछ भी पूछे, चाहे फोर्स निकलवाए, एरिया निकलवाए, लेंथ निकलवाए, डायलेंथ निकलवाए और चाहे आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकलवाए, कुछ भी निकलवाए, वो आपका टोटली डिपेंड करता है कि आपको गिवन क्या है फॉर्मूला में, उसके हिसाब से आपको उसको पुट करना है और निकालना है। तो ये इजी सा आपका क्वेश्चन है, आसान था। लास्ट में इसको सोल्व करना भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये काम मैं आप पे छोड़ती हूँ। अब इसके बाद हम करेंगे हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो, उसको करने से पहले फटाफट से पहले इनको नोट डाउन करो, नोट्स बनाओ और हाँ ईमानदारी से प्रैक्टिस कर लेना ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट तरीके से सीख पाओगे। अगर सिर्फ एक बार वीडियो को ही देखने से समझ में आता तो मेरे ख्याल से किसी को भी कॉलेज स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, टीचर की हेल्प ही नहीं पड़ती, एक बार वीडियो देखी, बुक में देखा और बच्चे के समझ में आ गया, तो वो वाली बात नहीं है। खुद से भी एक बार करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब खुद करने बैठते हैं ना स्टेप माइंड से निकल जाते हैं, समझ में ही नहीं आता करना क्या था, यहाँ तक कि ये भी याद नहीं रहेगा कि ऐसा कुछ देखा भी था। तो अगर एक बार खुद से नोट भी कर लोगे ना तो भी माइंड में थोड़ा थोड़ा स्टेप याद रहेगा कि मैम ने ऐसे ऐसे किया था, ऐसे ऐसे हमने समझा था, ताकि अच्छे से कोई भी क्वेश्चन किसी भी पैटर्न पे कैसा भी कुछ भी पूछ ले फटाक से कर पाओ। तो चलिए फिर इनको नोट डाउन कीजिए। अब करेंगे हम हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अभी अभी हमने जो देखा था वो था हमारा क्या, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें हमने स्ट्रेस को अलग फाइंड आउट किया था, स्ट्रेन को अलग फाइंड आउट किया था। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम हमारा इस चैप्टर में जो कि हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, इसमें जो हमारी नेक्स्ट टर्म आती है, हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इससे रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं बोर्ड पे। आज अब हम इनके बारे में बात करेंगे। इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो है हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। बल्क के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। बल्क जो होता है वो मेनली हमारा जो लिक्विड होता है उसके ऊपर काम करता है। जैसे हमने पढ़ा था ना, हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन होता है वो किसी ना किसी तरह से हम लोग किसी भी सॉलिड बॉडी के ऊपर वेट लगा के हम उसको चेंज कर सकते हैं उसकी लेंथ में। उसी तरह से जो लिक्विड होती हैं या लिक्विड से रिलेटेड कोई भी आप ऑब्जेक्ट लेते हैं उसकी ओरिजिनल वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं, चाहे तो आप उसको कंप्रेस कर दो, चाहे आप उसको क्या कर दो, एक्सपेंशन कर दो। उसमें जो आप चेंजमेंट करते हैं यानी कि बल्क मॉडुलस में जो चेंज होता है वो आपका चेंज होता है वॉल्यूम का। जिस तरह से हमारा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में जो चेंजमेंट हो रहा था वो लेंथ का हो रहा था, तो उसमें स्ट्रेन आपका क्या आता था, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। इसी तरह से हमारा जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा उसमें चेंजमेंट जो स्ट्रेन में आएगा वो आएगा हमारी वॉल्यूम में। इसको थोड़ा सा सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, देन उसके बाद हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको डिनोट करते हैं हम बी पे। ये सेम आपका वही होता है क्या, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन वही होता है, कोई अलग से टर्म नहीं निकल के आती, कोई अलग से कोई हमारा फॉर्मूला नहीं है, वही है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, जो आप स्ट्रेस लगाते हो उसको हम लेते हैं चेंज इन प्रेशर की फॉर्म में। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप किसी भी लिक्विड के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो उसपे हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं,
और जो आप यहाँ पे स्ट्रेन लेते हो, स्ट्रेन क्या होता है आपका? स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगर आप यहाँ पे स्ट्रेन की बात करते हैं सॉलिड के लिए, तो हम यंग मॉड्यूलस में क्या करते हैं? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ऐसा ही करते हैं ना हम लोग। जब हमने यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किया था तब हमने बात की थी कि इसको कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें क्या देखने को मिला कि हमें ये पता, हमें अभी क्या ध्यान देना है कि हमारा जो, मान लीजिए कि पहले हमारे पास कोई भी इतना बड़ा क्या था, कोई भी हमारे पास वॉल्यूम का कोई भी ऑब्जेक्ट था, कुछ भी ले लीजिए, बलून ले लीजिए, जो आपका मन करे वो आप इसको ले सकते हैं। पहले इसकी जो वॉल्यूम थी वो v थी, ठीक है। मैंने इस बलून पे या जो भी ये ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर मैंने ऐसे प्रेशर अप्लाई किया अंदर की तरफ, तो आप देखते हैं ये थोड़ा सा क्या हो जाता है? कंप्रेस हो जाता है और इसकी वॉल्यूम में कुछ ना कुछ क्या आ जाता है? चेंजमेंट आ जाता है। पहले इसकी ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी थी? v, अब चेंज होके कितनी हो गई है? डेल v। तो यही चेंजमेंट आपका क्या है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये भी होती है कि ये जो आपका पूरा फॉर्मूला होता है ये माइनस में आता है। माइनस में क्यों आता है? क्योंकि आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, वॉल्यूम पहले बहुत ज्यादा थी, जैसे इसको कंप्रेस किया गया, अंदर की तरफ दबाया गया, ये आपकी क्या हो जाती है? डेल वी हो जाती है, यानी कि कुछ ना कुछ डिक्रीमेंट आ रहा है। और डिक्रीज के लिए हम यहाँ पे कौन सा साइन लगा देते हैं? नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। यानी कि ये जो नेगेटिव मार्क है हमारा, ये जो नेगेटिव हमारा साइन है, ये हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि जो वॉल्यूम है वो क्या हो गई है? आपकी डिक्रीज हो गई है। तो जो भी अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं हमारे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे, उसमें हमारा यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। आप जनरली इसको ऐसे याद रख सकते हैं, B इज इक्वल टू, यानी कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वॉल्यूम डेल P बाय डेल V। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। इस चैप्टर में जब आप बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बात करेंगे तो हम जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे उनमें इन सभी का क्या करेंगे? यूज। सिर्फ यही फॉर्मूला है और बाकी सब समझाने के लिए था कि ऐसा क्यों हुआ, माइनस का साइन क्यों आया। क्योंकि जब आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो उसमें माइनस का साइन है। अगर मैं नहीं बताऊंगी माइनस का साइन क्यों है तो आप लोग सोचोगे कि माइनस के बारे में नहीं बताया। तो कैसे याद रखोगे? किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी लिक्विड की या किसी बलून वगैरह की जो वॉल्यूम है, जब उसके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है तो वॉल्यूम क्या हो जाती है? डिक्रीज। और डिक्रीमेंट के लिए ही हम लोग कौन सा साइन इंडिकेट करते हैं? यहाँ पे माइनस का। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोग फटाफट से याद कर लीजिए। देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो मेन न्यूमेरिकल है, जो न्यूमेरिकल्स हमें यहाँ पे गिवन है उनको सोल्व करना। तो आइए फिर चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स। देखिए, सबसे पहले हम हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसको देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन वैल्यूज को देखते हैं, देन उसके बाद हमें इसको सॉल्यूशन चाहिए। क्वेश्चन है द बल्क मॉडुलस ऑफ ए वाटर इज, आपको ऑलरेडी क्या दिया हुआ है? बल्क मॉडुलस ऑलरेडी गिवन है, जो कि आपको कितना दिया गया है? 2.1 GPa। ये उसका क्या दिया गया है? गीगा पास्कल इसको बोलते हैं। उसकी वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे 2.1 GPa, ठीक है। पास्कल प्रेशर की यूनिट होती है, भूलना नहीं है। देन उसके बाद बोला गया है कंप्यूट द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 100 मिलीलीटर, यानी कि ये आपको क्या गिवन है? यहाँ पे आपको वॉल्यूम गिवन है किसकी? वाटर की। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितने गिवन है आपको? 100 मिलीलीटर। इतनी वैल्यू आपको गिवन है ऑफ वाटर व्हेन सब्जेक्टेड टू ए प्रेशर। आपको यहाँ पे प्रेशर भी गिवन दिया गया है, तो प्रेशर की वैल्यू आपको दी गई है 1.5 मिलीपास्कल। इतनी वैल्यू आपको प्रेशर की दी गई है। तो आपको बोला क्या गया है कि कितना आपकी वॉल्यूम में कितना चेंजमेंट आया है वो निकाल के दिखाइए। यानी कि ये आपकी वॉल्यूम थी, आपको पूछा गया है कितना चेंजमेंट आया वो फाइंड आउट करके दिखाइए, उसका सॉल्यूशन करके दिखाइए। कि हमें जो क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर 100 मिलीलीटर का कोई भी एक आपके पास ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी वॉल्यूम आपको गिवन है, लेकिन पूछा गया है जब आप उसके ऊपर 1.5 मिलीपास्कल का प्रेशर अप्लाई करोगे तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिर्फ आपसे इतना पूछा गया है। तो आप लोग जानते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया था जब मैंने इसका कॉन्सेप्ट कराया था
कि वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट कि हमारा जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा माइनस का बी डेल पी बाय डेल वी। और मैंने आपको हमेशा बोला है जब भी किसी फॉर्मूले को लिखते हो उसको किस में बंद किया करो, बॉक्स में बंद किया करो, ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो और टीचर को भी देखने में ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लगे। अब आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो मैंने आपसे हमेशा बोला है जब आपके ये समझ में आ जाए कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, तो ये देखो इसमें फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, 1 2 3 4। अगर आपको 3 क्वांटिटी गिवन है, 1 2 3 क्वांटिटी आपको गिवन है, तो आप फोर्थ वाली हमेशा निकाल सकते हो। सिर्फ आपको प्लेस चेंज करना होता है, जो फाइंड करना है उसे इक्वल के इधर ले आओ और जो वैल्यू गिवन है उसको उधर ले जाओ। तो यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बताया, पूछा गया है कि चेंज इन वॉल्यूम क्या है, डेल वी हमसे पूछा गया है, तो डेल वी आप इधर लेके आओगे तो आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा वी पी बाय बी। मैंने क्या किया, डेल वी को मैं बी के प्लेस पे ले गई और बी के जगह कहाँ ले आई, मैं इसको डेल वी को ले आई। तो हमें यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फॉर्मूले में जो भी स्टेटमेंट में हमें गिवन वैल्यूज दी गई हैं, हमें जस्ट उन गिवन वैल्यूज को क्या करना है, इसमें पुट अप करना है, बाकी हमें कुछ भी नहीं करना है। ये चीज समझ में आई? हाँ भाई, ये चीज समझ में आई आप लोगों को? अब देखिए सावधानी से एक एक चीज को देखना समझना मैं क्या कर रही हूँ। माइनस वी यानी कि वी की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 100, तो मैंने यहाँ पे 100 को कर दिया पुट। प्रेशर जो आपका यहाँ पे गिवन है वो आपका गिवन है 1.5 मिली पास्कल। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो आप इसको चेंज करेंगे वो आएगा आपका 10⁻⁶ पास्कल, क्योंकि हमें ऐसा यूनिट लेनी है और हमें इसमें चेंज करके यूनिट को दिया गया है, तो हम इसको क्या करेंगे 10⁻⁶। तो यहाँ पे जो आप प्रेशर की वैल्यू लिखोगे वो आप 1.5 नहीं लिखोगे, 10⁻⁶ लिखोगे। देन उसके बाद जो हमें वैल्यू दी गई है यहाँ पे जो हमारे बी की है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की है, वो यहाँ पे दी गई है 2.1 गीगा पास्कल। यहाँ पे अगर आप इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 2.1 और ये हो जाएगा 10⁻⁹ पास्कल। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना है, इसको चेंजमेंट करना है और इसको यहाँ पे लिख देना है। तो अब आप इसको यहाँ पे लिखिए, इसकी वैल्यू रखिए, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁹। तो अब जरा इसको सोल्व करके देखो इसका आंसर जो है वो कितना आ रहा है। जब आप इनको सोल्व करते हैं यहाँ से अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ से ये 0 आपकी यहाँ से कैंसिल आउट हो गई, तो ये आपका बचा 21 और ये आपका बचा 15, 6 7 8 आया, 7 8 आ गया हमारा। और इसको आप कैंसिल करोगे तो ये आ गया आपका 5/7। तो जब आप इसको कैंसिल करते हो, आप जब इस पूरी वैल्यू को सोल्व करोगे तो आप देखोगे कि आपके जो डेल वी की फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो लगभग आएगा 0.07। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हमें ऑलरेडी किसमें पूछी थी वॉल्यूम, मिलीलीटर में, तो आपकी इसमें यूनिट भी कितनी आएगी, मिलीलीटर, क्योंकि वैसे हमारी जो यूनिट होती है मीटर क्यूब होती है, लेकिन यहाँ पे जो आपको दिया गया है वो दिया गया है मिलीलीटर में। ठीक है, तो जैसा कि हमेशा बोलती हूँ आपको यूनिट्स पे बहुत ध्यान देना होगा। अगर यूनिट्स में गड़बड़ करोगे तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, क्वेश्चन में भी गड़बड़ हो जाएगी। तो यूनिट गलत मत करना, क्वेश्चन में ये देख लेना कि आपको जो पहले वॉल्यूम दी गई है वो अगर मिलीलीटर में है तो वो आपको क्या लेनी है, यहाँ पे वो भी आपको चेंज करके कितनी लेनी होगी, आपको वो चेंज करके लेनी होगी जितनी आपको दी गई है उसमें। ठीक है भाई, ये हमारी चीजें समझ में आपको आ गई होंगी कि किस तरह से आपको इन सारी चीजों को इस्तेमाल करना है, कैसे इन सारी की सारी चीजों को आपको इसमें चेंज करना है। ठीक है, चाहो तो इसको मिली में भी लिख सकते हो, सिर्फ 10 की पावर कितना आ जाएगा आपका 3। तो जैसे करना चाहो वैसे कर लो, आप कैसे भी कर सकते हो, सिर्फ फॉर्मूला आपका सही होना चाहिए, यूनिट सही होनी चाहिए, वैल्यूज जो आप पुट कर रहे हो वो सही होनी चाहिए न्यूमेरिकल में। देखिए एक बात मैं आपसे बता देना चाहती हूँ कि अगर आप मान लीजिए बाकी सारी की सारी वैल्यूज बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, जो भी आपकी स्टेटमेंट में गिवन वैल्यूज थी आपने उन सबकी यूनिट्स को बिल्कुल ठीक कर दिया है, और देन उसके बाद आपने फॉर्मूला सही अप्लाई कर दिया है न्यूमेरिकल में, फिर आपने उसके बाद वैल्यूज भी सही पुट कर दी और आपका आंसर गलती से गलत आ गया,
मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कि खूब सब कुछ ठीक करने के बाद भी, सब कुछ अच्छे से करने के बाद भी कहीं कोई मिस्टेक हो गई और हमें न्यूमेरिकल में हमारी जो लास्ट रिजल्ट है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया और हमारी वैल्यू गलत आ गई। तो ये बात मैं आपको बता दूं, फिजिक्स में, सिर्फ फिजिक्स की बात कर रही हूँ, मैथ्स की नहीं, फिजिक्स में आपकी माइनर मिस्टेक्स चल जाती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल लापरवाही लगाएंगे और फिर ध्यान नहीं देंगे। अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वैल्यू हो भी जाती है तो भी आपकी वैल्यू को मतलब ठीक ठाक मान लिया जाता है। नंबर ज्यादा से ज्यादा मतलब नहीं ही काटे जाएंगे, फिजिक्स में नहीं काटते, मैं तो नहीं बिल्कुल भी कट करती हूँ ऐसा होता है तो, बट ऐसा नहीं है कि आप गलत करेंगे, प्रैक्टिस करोगे तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि आपकी वैल्यूज गलत हो जाए। तो भाई ये तो बात थी हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल की, जो कि हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से क्या करता था, रिलेट करता था। अब हम बात करेंगे हमारा जो सेकंड न्यूमेरिकल है उसके बारे में। ये न्यूमेरिकल भी हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे ही डिपेंड करता है। इसमें हमें थोड़ी सी अलग तरह की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफर हो जाता है इसमें। उसी कॉन्सेप्ट को आपको देखना है, समझना है कि एक्चुअल में हम लोगों को करना क्या है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ, आप स्टेटमेंट को पढ़िए, समझिए, फिर मुझे बताइए क्या आपके ये चीज समझ में आ रही है कि किस तरह से क्या चीज यहाँ पे दी गई है, कैसे हमें वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अगर आपके ये चीज समझ में आ रही है, आपके स्टेटमेंट समझ में आ रही है, तो आप एक बार खुद से वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर आपके नहीं आ रहा है तो भाई चलिए आपकी सेवा में हाजिर, हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है डिटरमाइन द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। चेंज वॉल्यूम के बारे में है, तो इसी से जैसे ही आपको चेंज इन वॉल्यूम कहीं पे दिख जाता है, माइंड में आपके सबसे पहले यही बात आनी चाहिए कि वॉल्यूम आ गया, इसका मतलब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का ये क्वेश्चन है। जब लेंथ की बात करेगा तो आप ध्यान रखेंगे वहां पे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का बात कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जब चेंज इन वॉल्यूम की बात आई तो हम लोग श्योर हो गए कि यहाँ पे कहीं ना कहीं तो बल्क मॉडुलस की बात हो रही है। तो आप कभी भी स्टेटमेंट को पढ़ के पता लगा सकते हैं कि कौन से मतलब टाइप की ये बात कर रहा है, बल्क मॉडुलस की या फिर आपके यंग मॉडुलस की। तो आगे बढ़ते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो सबसे पहली बात तो हमें कहा है कि वॉल्यूम निकालो, चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि पहले ही बोल रहे डिटरमाइन द फ्रैक्शनल, बोल रहे थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो भाई सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो आपका यहाँ पे गिवन है 1 × 10⁻⁵ पास्कल। पास्कल प्रेशर की यूनिट होती है, इस पे आपको ध्यान देना है। देन बोला गया है अराउंड ए मेटल ब्लॉक इज रिड्यूस्ड टू 0, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कितना गिवन है यहाँ पे, वो गिवन है आपका 1 × 10⁵, लेकिन आपका प्रेशर ऑफ द ब्लॉक क्या बोला गया है, यानी कि प्रेशर ऑफ द ब्लॉक इन वैक्यूम क्या दिया है आपका 0, पहले लिखा हुआ है ना, ये देखो रिड्यूस टू 0। तो इसको मान लो आप P1, आसानी रहेगी। इसको क्या मान लो P2, कितना आया 0 आया। बोल रहा है बाय प्लेसिंग द ब्लॉक इन वैक्यूम द बल्क मॉडुलस ऑफ मेटल इज। तो आपको क्या दिया गया है ऑलरेडी, बल्क मॉडुलस भी गिवन है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये आपको कितना गिवन है, ये आपको गिवन है 125 × 10⁻⁹। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमें क्या क्या चाहिए, देखिए हमें चाहिए यहाँ पे वी नो दैट हमें एक बात यहाँ पे पता है कि B इजिकल टू होता है -V डेल P बाय डेल V। ये हमें यहाँ पे गिवन है, ये चीज हमें पता है, लेकिन हमें ना प्रेशर दिए हुए हैं 2। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, यानी कि प्रेशर में कितना चेंजमेंट आया है, तो क्या होगा P1 - P2, वही तो हमारा डेल P के इक्वल आएगा ना। तो P1 हमें कितना दिया गया है, P1 हमें गिवन है 1 × 10⁵ और P2 हमें गिवन है 0। तो आपका डेल P कितना आएगा 1 × 10⁵। अच्छे से देख लो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया, 2 प्रेशर की बात की गई थी कि जो 2 प्रेशर है हमारे, पहला प्रेशर एटमॉस्फेयर का है, हमारे अराउंड जो एयर है उसका है, सेकंड जो ब्लॉक लगा रहा है वैक्यूम के अंदर वो है, और वो दिया गया है हमें 0। तो चेंज इन प्रेशर कितना हुआ,
जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको 0 है तो एग्जाम में भी आपको स्टेटमेंट में 0 ही मिले, कुछ भी मिल सकता है। जब आपको दो प्रेशर की बात करता है तो चेंज इन प्रेशर यानी कि डेल पी कैसे निकालोगे, P1 माइनस P2 करने के बाद। तो यहाँ पे आप देखते हो कि आपके पास डेल पी आ चुका है, वॉल्यूम आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, और बल्क मॉडुलस आपको क्या है यहाँ पे गिवन है। तो अब इस क्वेश्चन में रह क्या गया है, हमें इसको सोल्व कैसे करना है, वो चीज हमें क्या करना है, चेंजमेंट को फाइंड आउट करना है। तो भाई ये हमारा क्या है, एक तरह का क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अगर आप इस पे थोड़ा सा फोकस लगाएंगे तो आपके एग्जैक्टली समझ में आएगा कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। ठीक है, तो जब आप इसको देखते हैं तो आपके क्या समझ में आता है कि आपको कहा है कि जब आप प्रेशर चेंज कर रहे थे तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर कहा गया कि ये जो प्रेशर है वो हमारा बल्क मॉडुलस के क्या है, इक्वल है, जो कि हम चेंज इन प्रेशर फाइंड आउट कर चुके हैं। हमें पता लग चुका है कि हमारा जो प्रेशर है वो दोनों में रिलेशन किस तरह का है। तो हम जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारा डेल पी कितना आता है, 1 × 10⁵, जो कि हमने अभी अभी क्या किया है, फाइंड आउट किया है। और यहाँ पे हमारा जो बी की वैल्यू हमें गिवन है, यानी कि हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हमें गिवन है वो कितना है, 125 × 10⁹। अब एक बार इस चीज को समझ लो, इसमें ऐसा क्यों किया गया है। ठीक है, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो थोड़ी सी संभावना रहती है। ठीक है, तो जब आप इसको लगभग इनकी वैल्यूज को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 8 × 10⁻⁻7, जो कि आपकी हमें निकालना क्या था, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किस में निकलती है, हमारी मीटर क्यूब। तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, ये मीटर क्यूब में। तो एक बार समझिए इस क्वेश्चन को दोबारा से, आई नो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। बेटा आपको एक ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में बात करना था जिसकी चेंज इन वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करनी थी। तो हमें पहले से ही बोला गया है फर्स्ट प्रेशर हमारा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है। देन उसके बाद बोला गया है कि जो मेटल ब्लॉक है ये आपकी वैक्यूम में भी क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, और ये प्रेशर की वैल्यू कितनी है आपकी, 0 है। तो जब आप इसको 0 लेते हैं तो बल्क मॉडुलस आपको गिवन है, जस्ट आपको क्या डिटरमाइन करनी है, वॉल्यूम को डिटरमाइन करना है। तो हम लोग v को क्या करते हैं, इसको जब हम वैल्यू को निकालेंगे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो हमारे पास एक वैल्यू तो क्या आ गई, ये आ गई, और हमने कह दिया कि हमें ये फाइंड आउट करना है जबकि हमें ये गिवन है। तो डेल पी बाई डेल पी हमारा किसके इक्वल हो जाता है, हमारा बल्क मॉडुलस की वैल्यू के इक्वल। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, ये जो दोनों वैल्यूज हमें गिवन है, तो आपके पास फाइनल में जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, 8 × 10⁻⁷। तो भाई ये हमारा न्यूमेरिकल है जो हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। दोनों न्यूमेरिकल मैं करा चुकी हूँ, पैटर्न यही बनते हैं, इससे अलग पैटर्न बनने की यहाँ पे तो कोई संभावना है नहीं। लेकिन अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल आ भी जाता है, मान लीजिए स्टेटमेंट चेंज कर ले, तो ये बात तो आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे भी यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आप इस फॉर्मूले को यूज करके, और अगर आपको यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछी जाए तो हमारा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन करके क्या कर सकते हैं, हम हमारे जो भी हमें स्टेटमेंट गिवन है, जो भी हमें न्यूमेरिकल गिवन है, हम किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका काम यही रहने वाला है कि आप इन दोनों न्यूमेरिकल्स को अच्छे से लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, नोट्स बनाएंगे, देन उसके बाद एक बार एटलीस्ट 1 टाइम्स तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर खुद से एक बार बिना देखे इसको समझने की कोशिश करेंगे, खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे कि आपको वो समझ में आ रहा है या नहीं। तो भाई ये तो बात हो गई हमारे दोनों न्यूमेरिकल्स की। हमारा एक और रह जाता है शेयरिंग वाला, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको अपने जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, किस किस पे, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे, इन दोनों टाइप पे आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो टॉपिक है, डेफिनेशन है, डेफिनेशन के साथ जो फॉर्मूला याद करना है, वो सब आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, कर करके देखेंगे, ताकि कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। अब आपको मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक आपको एक टास्क देके जा रही हूँ। आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और चैनल को अपने दोस्तों के साथ करना है शेयर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का फायदा ले सके, उनको समझ में आ सके, वो ना सिर्फ चीजों को, टॉपिक्स को रटने की कोशिश करें, टॉपिक्स को समझने की भी कोशिश करें, उनको भी नॉलेज मिले। ठीक है ना? तो चलिए फिर नॉलेज लेते रहिए, अच्छे से सीखते रहिए, प्रैक्टिस कर लेना। मैं उम्मीद करती हूँ आप बात मानते हैं और अच्छे से, बहुत अच्छे बच्चों की तरह प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कि रिजल्ट आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, वीडियो देखने पर नहीं। सिर्फ वीडियो देखने पे कोई भी कुछ भी मतलब समझ लोगे, लेकिन एग्जैक्टली आपको नए नए क्वेश्चंस करना नहीं आएगा जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर।